आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का हमारे शो गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत जिन्होंने हिंदुस्तान के पहले टेलीविज़न सीरियल हम लोग से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और कई सुपरहिट बॉलीवुड फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी नजर आए। साथ ही 1999 से 2009 तक चलने वाले यस बॉस और सबसे लंबे वक्त तक चलने वाले हिंदुस्तानी कॉमेडी सिटकॉम भाभी जी घर पर हैं जैसी सीरीज में भी अपने किरदारों के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, गुफ्तगू में आज मुलाकात मशहूर बॉलीवुड एक्टर आसिफ शेख से। आसिफ शेख एक ऐसा अदाकार जिसके बारे में ये कहना गलत ना होगा कि हुनरमंद लोग अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, फिर मंजिल चाहे कितनी ही दूर क्यों न हो। अपने जुनून और जद्दोजहद से कामयाबी की वो इबारत लिख डालते हैं जो लोगों के लिए मिसाल बन जाती है। एक ऐसे ही कामयाब सफर का नाम है आसिफ शेख। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले आसिफ शेख ने दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए दाखिला तो ले लिया, लेकिन उसे बीच में ही छोड़कर इन्होंने थिएटर को अपना लिया और इसी दौरान साल 1984 में इन्हें हिंदुस्तानी टेलीविजन के पहले बेहद मशहूर सीरियल हम लोग में प्रिंस अजय का किरदार निभाने का मौका मिला, जिसकी वजह से वो घर घर में जाने पहचाने गए। साल 1988 में फिल्म रामा ओ रामा से आसिफ शेख ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और 90 के दशक में कई बड़ी फिल्मों में ये लीड रोल में नजर आए। हालांकि ये फिल्में कुछ खास असर छोड़ न पाईं, जिसकी वजह से आसिफ शेख नेगेटिव और कैरेक्टर रोल निभाने लगे। लेकिन साल 2015 में आसिफ शेख की जिंदगी में वो मोड़ आया जिसकी इन्होंने खुद कल्पना नहीं की थी। टेलीविजन सीरियल भाभी जी घर पर है में इन्हें विभूति नारायण मिश्रा का किरदार निभाने का मौका मिला, जिसने इनके करियर को नई ऊंचाइयां तो अता की ही, साथ ही इस सबसे लंबे चलने वाले सिटकॉम में 300 से ज्यादा किरदार निभाने के लिए इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शुमार किया गया। फिल्म और टेलीविजन के साथ ही आसिफ शेख इप्टा से भी जुड़े हुए हैं और इनकी कामयाबी का ये सफर बदस्तूर जारी है। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो गुफ्तगू में। शुक्रिया। शुरुआत यहीं से करूंगी आसिफ जी कि सबसे इस वक्त जो लोगों के बीच में पॉपुलर जो शो है, घर घर में लोग देखना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं और इसका मुझे नहीं लगता कि कोई भी एपिसोड छोड़ते होंगे, भाभी जी घर पर हैं। इसमें आपसे बात भी हुई कि 350 से ज़्यादा किरदार आपने इस एक सीरियल में निभाए। ये जो सबसे पॉपुलर लॉन्गेस्ट रनिंग, इसका रिकॉर्ड भी है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में। कैसे, क्या तैयारी होती है ये जो 350 से ज़्यादा अलग अलग किरदार निभाने की? देखिए, मैंने ऐसा पहले ऐसा कुछ था नहीं कि मैं ऐसे इतने सारे कैरेक्टर्स करूँगा। होता क्या है कि टेलीविज़न में जैसे चीज़ें वर्क करती रहती हैं वैसे वैसे लोग एपिसोड्स लिख रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो इनिशियली कुछ कैरेक्टर्स लिखे, हमारे राइटर ने वो वर्क किए, फिर उन्हें लिखते गए, फिर उनको समझ में आया कि इससे हमें बेटर TRPs मिलती हैं, अच्छा पीपल लाइक दिस काइंड ऑफ कॉमेडी। सो हम करते गए और फिर इसका एक जो प्रोसेस है, जहाँ तक आप पूछ रहे हैं जैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये आप तो एक कैरेक्टर देखते हैं लेकिन उसके पीछे देयर इज सो मच ऑफ वर्क। आपका जो एक जो प्रोसेस होता है पूरा जाता है उसमें, जैसे कि आपका एक कॉस्ट्यूम वाला इन्वॉल्व होता है, आपका विग वाला मेकअप मैन इन्वॉल्व होता है, आपका AD इन्वॉल्व होता है, आपका क्रिएटिव हेड इन्वॉल्व होता है, सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तब जाके हम डिस्कशंस करते हैं, रेफरेंसेस लेते हैं, उसके बाद एक कैरेक्टर तैयार करते हैं, उसके बाद पहले लुक तैयार करते हैं, फिर उसका कॉस्ट्यूम तैयार करते हैं, फिर उसके लिंगो तैयार करते हैं। तो एक उसके पीछे एक प्रोसेस जाता है। अगर
सपोज हमें 2 वीक के बाद शूट करना है कैरेक्टर वो, तो हमें आज मालूम चलता है, तो आज से हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो प्रोसेस चलता रहता है वो कॉन्स्टेंटली कि ये इसमें ये लगाएंगे, अच्छा लुक तो ये होगी, लेकिन अब ये लगेगा कैसे, इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उसमें क्या अच्छा लगेगा, तो सब करने कराने के बाद देन वी फाइनली प्रेजेंट दैट कैरेक्टर। मगर बड़ी मेहनत लगती होगी आसिफ जी, क्योंकि 350 मतलब लोग 1 या 2 या 3 कैरेक्टर की बात होती है, एक सीरियल में 2 कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा जो हमको देखने को मिला, लेकिन 350 से ज़्यादा कैरेक्टर्स आपने निभाए एक ही सीरियल में। देखिए हार्ड वर्क तो डेफिनेटली होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं हार्ड वर्क करना ही उसका ही मज़ा है, क्योंकि एक जब मेरे लिए तो हर कैरेक्टर इज़ लाइक अ चैलेंज। जब वो लिखते हैं कैरेक्टर और मुझसे कहते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा है, इसको कैसे कंसीव करेंगे, कैसे करेंगे, आप क्या लुक देते हैं आप, तो मेरे लिए हर बार एक चैलेंज होता है। और मैं आपको जनरली बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि पूरी प्रिपरेशन करने के बाद भी कैरेक्टर मिसफायर हो जाता है। कई कैरेक्टर ऐसे हुए हैं कि जो मेरे पूरे एफर्ट करने के बाद ही मिसफायर, तो इट्स नॉट दैट इट्स 100% गारंटी फार्मूला वाला है, लेकिन हमारी मेहनत और एफर्ट हर कैरेक्टर में उतने ही जाते हैं। और जहाँ तक कैरेक्टर्स की गिनती के हिसाब से सवाल है, तब मैं कभी भी हम ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे डायरेक्टर ने मुझे अपनी लाइफ में ये दिया कि उसने कहा कि जब भी हमको कैरेक्टर कंसीव करते हैं, सो वी हैव दिस श्योरिटी दैट यू विल डू इट और यू विल बी एबल टू डू इट। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए नहीं हो सकता। तो दैट दीज थिंग्स इंस्पायर मी। और दूसरी बात है कि जितना लोगों ने कैरेक्टर को प्यार दिया है, जितना यू नो सो मच ऑफ लव आई हैव गॉट फ्रॉम द पीपल, तो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगता है कि मुझे लगता है कि मैं आई शुड गिव समथिंग एल्स, समथिंग मोर टू देम। सो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है। और एक अच्छे एक्टर की, एक अच्छे जो परफॉर्मर होता है, उसकी ये क्वालिटी भी होती है कि कुछ ना कुछ नया या कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से इवॉल्व करके अपने कैरेक्टर को, दैट्स व्हाट द किक इज ऑल अबाउट। आप एक कैरेक्टर करते करते, बिकॉज आप 10 ऑलमोस्ट 9.5 ईयर से एक कैरेक्टर कर रहे हैं, उसमें बोरियत हो जाती है। तो उसमें मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे साथ ये है कि मुझे बीच बीच में ऐसे कैरेक्टर करने को मिलते रहते हैं, तो क्या मुझे कुछ करने का मौका मिलता है उससे हट के। अपनी जो मैं विभूति का कैरेक्टर करता हूँ उससे हट के मुझे एवरी टाइम आई यू नो डू समथिंग एल्स। सो उसमें मुझे आई गॉट अ किक, दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग एज एन एक्टर। नहीं तो अब मैं तो पागल हो जाऊंगी, एक कैरेक्टर सालों से कर रहे हैं, उसमें कुछ आपको ग्रोथ नहीं, उसमें आपको कुछ वेरिएशन नहीं, बिकॉज आपका यही कैरेक्टर है। सो मेरे साथ मैं आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला और मुझे ऐसा कैरेक्टर दिया गया। तो मुझे कम से कम वो है कि मुझे डाइवर्जेंस मिलती रहती है, मुझे एक रिलीफ मिल जाता है, एक चेंज मिल जाता है मुझे एज एन एक्टर। और हम लोग भी लकी हैं एज व्यूअर्स, एज ऑडियंस, कि आपको अलग अलग किरदारों में देखने का मौका हम लोगों को भी मिला। मतलब जो वेरिएशन, जो डाइवर्सिटी के साथ आप अपना काम कर रहे हैं, वो वाकई में हम लोग भी लकी हैं एज अ ऑडियंस की इस तरीके का एक आपने एक पेडेस्टल सेट कर दिया है कि परफॉर्मेंस इस तरह से भी हो सकती है। आसिफ जी, आपको लगता है कि हालांकि आपको इतने सालों से आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो देखते आए, चाहे वो फिल्मों में हो, सीरियल्स में हो, नेगेटिव कैरेक्टर्स हो, उन पे भी बात करेंगे, जिस तरह से एज अ एक्टर आप इवॉल्व होते चले गए, आपको लगता है ये जो प्रेजेंट, ये जो भाभी जी घर पर हैं, ये सीरियल आपका करियर हाई मानते हैं आप इसको? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं भी रास्ते में ये सोचता हुआ आ रहा था कि आदमी जो काम उस वक्त कर रहा होता है ना, उससे वो गेज किया जाता है एक्टर की, आप इस मयार के एक्टर हैं। और अगर आपको ज़िंदगी में फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलें तो वहीं आप ख़त्म हो जाते हैं एज एन एक्टर। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि मुझे आई शुड, ये जो प्रोसेस गुजरा है, जो पूरे 10 साल गुजरे हैं, इसमें एज एन एक्टर मैं कितना ग्रो किया हूँ, मुझे आई नीड अ शोकेस। मुझे बिसाइड्स विभूति नारायण मिश्रा और भाभी जी घर पर हैं के अलावा मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए वेयर आई नीड टू express myself as an actor. I need to show that how much I have evolved, how much I have grown as an actor. वो मुझे दिखाने का मौका मिले उस प्लेटफॉर्म पे, ये मेरी कोशिश है। ये मेरी एक एफर्ट रहता है कि अगर मुझे एक ऐड भी मिलती है ना, एक ऐड में भी एक छोटा सा कैरेक्टर होता है, वो तो मालूम है 40 सेकंड की ऐड होती है, लेकिन मुझे लगता है कि डिफरेंट तो है, कुछ अलग तो करेंगे, इसमें कुछ एफर्ट तो मारेंगे। तो हमेशा एक कोशिश लगी रहती है कि कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, एक शुरू से माइंडसेट रहा है। हमारी जो तरबियत हुई है, हमारी जो ट्रेनिंग हुई है एज एन एक्टर, उसमें ये ट्रेनिंग ये हुई है कि यू हैव टू कीप ऑन रेजिंग द बार फॉर योर सेल्फ। आप एक जगह बैठ के कि नाउ यू हैव अचीव्ड एज एन एक्टर, और मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा
एक्टर है वो कह सकता है कि आई एम अ कंप्लीट एक्टर। आज अमित जी भी इतने कमान एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर्स गुजरे हैं, नोबडी कैन से कि यस आई एम अ कंप्लीट एक्टर। कभी और जिस रोज जो अपने आप को कंप्लीट एक्टर मानता है, दैट इज सैचुरेशन पॉइंट ऑफ हिज एज एन एक्टर, मेरा ये मानना है। ये जो कैरेक्टर है आपका, विभूति नारायण मिश्रा का कैरेक्टर है, कैसे ये कैरेक्टर आपको मिला? क्या वो पूरी स्टोरी थी इस कैरेक्टर को मिलने के पीछे, या इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए, या किस तरह से इसको कंसीव किया गया कि ये कैरेक्टर ऐसा होगा? क्योंकि बड़ा प्यार मिला है सर आपके इस कैरेक्टर को। नहीं, बहुत आई लाइक इट्स अनबिलीवेबल रियली। समटाइम्स मैं अपने आप को इतना फॉर्चुनेट मानता हूँ कि यार इट्स लाइक एक चीज़ आपको मिल गई है जिसके मे बी यू डोंट डिजर्व इट, ऐसा मैं समटाइम्स आई फील लाइक दैट। हमारे जो राइटर हैं मनोज संतोषी, वो उनसे कहा गया जब एनटीवी शुरू हुआ कि आप एक कॉमेडी शो लिखिए, उनको एक फॉर्मेट दिया गया, तो उन्होंने उस फॉर्मेट में एक कॉमेडी शो लिखना शुरू किया। हमारे बहुत पुराने दोस्त थे, हमारे से पहले यस बॉस लिखते थे वो मनोज संतोषी। तो उन्होंने मुझे एक रोज़ फ़ोन किया, कहने लगे मैंने एक कैरेक्टर डेवलप किया विभूति नारायण मिश्रा का। उन्होंने इससे पहले एक और शो लिखा था चंदा कानून करके, वो भी उसके लिए था अपना ये सब टीवी के लिए, तो उसमें राइटर वो थे, उसमें मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा था उस शो में भी। तो इन्होंने कहा मैंने कैरेक्टर डेवलप किया, कैरेक्टर सुनिए। तो उन्होंने सुनाया, मुझे बड़ा इंट्रीग लगा। तो हम लोग जब वो कहानी लिखते थे, जब वो सीन्स लिखते थे, तो मुझसे हर सीन मैंने करने से पहले मुझे मालूम था पूरी उनके जितने भी 8 से 10 वर्जन हुए हैं उनके स्टोरी के इनिशियली जो उन्होंने एपिसोड लिख के दिए हैं, फर्स्ट एपिसोड, वो 8 के 8 वर्जन मुझे मालूम है। उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स आए, किसने कितने, मतलब एक टाइम ऐसा आया कि बोले नहीं इस खराब कर देते हैं इसको, इट्स नॉट वर्किंग, और एक टाइम ऐसा आया कि शूट करने के बाद भी डिडंट वर्क। सो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उस आदमी ने, जिसका नाम मनोज संतोषी है, उसने बोला कि चैनल को पहली शर्त रखी कि मैं ये कहानी दे रहा हूँ आपको, मैं ये लिखूंगा कहानी, मैं इसका राइटर हूँ, लेकिन ये कैरेक्टर विभूति नारायण मिश्रा आसिफ शेख करेगा और कोई नहीं करेगा, ये पहले मुझे लिख के दी, ये पहली शर्त है मेरी। एग्रीड। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि दे वर नॉट वेरी 100% श्योर अबाउट मी। होता ना कि मैंने भी 2-2.5 साल से 3 साल से काम नहीं किया था। आई वॉज ऑल्सो टेकिंग बैक सीट जनरली। आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ फैमिली हैसल्स। माई मदर passed away and I couldn't work for a year or so because मेरा माइंडसेट ही नहीं था ऐसा, और उससे पहले भी 1 साल 1.5 साल बीमार रही हूँ। सो बहुत एक ऐसा प्रोसेस गुजरा बीच में कि मैं थोड़ा सा पता नहीं, आदमी डिसइल्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, एक कन्फ्यूजन स्टेट में था, कन्फ्यूजिंग स्टेट में था जी। उस बीच ये शो आया तो चैनल भी बड़ा वो नहीं था, तो मैंने कहा मैं आपको ऑडिशन दूंगा। फिर मैंने उन्हें ऑडिशन दिया, दे लाइक द ऑडिशन, फिर हमने शो शुरू किया जी। तो मेरा नाम राइटर के बाद अगर सेकंड नाम था तो वो मेरा था उस शो में, कि मुझे उसने बोला था, मैंने आसिफ को लेके कंसीव किया और आसिफ ही करेगा ये शो। अब ये कैरेक्टर आसिफ ने ही किया इवेंचुअली। बहुत खूबसूरत वो कैरेक्टर है, और मुझे लगता है कई ऐसी जो इम्प्रोवाइजेशन होंगी जो आई एम श्योर ये एक एक्टर की खुद की इम्प्रोवाइजेशन होती है कि ये सिचुएशन में ये कैरेक्टर ऐसे रिएक्ट करेगा, कि इस डायलॉग को ऐसे इम्प्रोवाइज। गजब की एक्टिंग है सर आपकी उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। आप थैंक यू वेरी मच, बट मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी आपको सीन मिलता है ना, मेरा ये है कि मैं सीन 3 बार पढ़ता हूँ। पहले जनरली सीन पढ़ता हूँ, एक सीन की तरह पढ़ता हूँ कि क्या सीन है। सेकंड सीन पढ़ता हूँ जब मुझे इसकी सीन क्या कहना चाह रहा है सीन, और थर्ड टाइम पढ़ता हूँ एज एन एक्टर कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। तो हम सब एक्टर्स, मैं ही नहीं, हम सब एक्टर्स अपना अपना इनपुट डालते हैं सीन में। मैं आई कैन टेक द क्रेडिट कि मैं ही इनपुट डालता हूँ, और अगर स्पेशली इन कॉमेडी शो अगर आप अपना इनपुट नहीं डालेंगे, योर कैरेक्टर वोंट वर्क। आपके पर्सनल टचेज अगर आप नहीं डालेंगे तो द कैरेक्टर वोंट वर्क। अगर आप कैरेक्टर को इवॉल्व नहीं करते रहेंगे टाइम टू टाइम, द कैरेक्टर वोंट वर्क। आपको टाइम टू टाइम उसको ग्रो करना ही पड़ेगा। ग्रो नहीं तो आप एक चीज़ रोज़ कैसे देख सकते हैं, आप मुझे बताइए। यू विल गेट बोर्ड, आपको लगेगा कि यार अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक ही चीज़ करता है। सो वो हमें सबके सब एक्टर्स की एक कोशिश रहती है कुछ डिफरेंट करें, कुछ अच्छा करें, कुछ ऐड करें, कुछ सो। और दूसरी बात है कि कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है आप 100% लिख नहीं सकते। करेक्ट। आपने ये ऐसा आप सीरियस सीन लिख सकते हैं, आप बहुत सीन, लेकिन आप कॉमेडी नहीं लिख सकते कि आपने लिख दिया कि ये चीज़ ऐसी ही होगी। कॉमेडी में जब तक उसमें पर्सनल टचेज, उसमें थोड़ा सा इधर फूल पत्ती उधर मसाला, ये वी जस्ट ट्राई टू
मेक इट इंटरेस्टिंग। हमारी कोशिश रहती है, नो प्रीचिंग, हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को हम हंसाएं और गुदगुदाएं। दैट्स द ओनली एफर्ट वी डू, कि हमारा ये एफर्ट रहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि लोग हंसें, दैट्स इट। हिंदुस्तान का जो सबसे पहला सीरियल हम लोग, वहाँ पे प्रिंस अजय का जो कैरेक्टर उस सीरियल में आपने निभाया, वहाँ से शुरुआत हुई। एक तरह से कहा जाए आपके ये जो जर्नी है वहाँ से शुरुआत हुई। आसिफ जी, क्या कुछ ऐसी यादें हैं हिंदुस्तान के उस पहले टीवी सीरियल की, जब लोगों के घर में टेलीविज़न नहीं होते थे, बात हो रही थी कि लोग एक दूसरे के घर पे जा कर के वो लिविंग रूम में बैठ कर के सीरियल्स का मज़ा लेते थे? क्या यादें हैं उस दौर की? नॉस्टैल्जिक। हम सब, अभिनव चतुर्वेदी, लवलीन मिश्रा और ये जो नीचे वाला क्लान था ना, छोटा, जो जूनियर थे, जितने जूनियर एक्टर्स थे, ये सब कॉलेज से पास आउट और स्कूल से पास आउट, या ये इस लेवल के थे। तो हम सब के लिए एक तो एक्सपीरियंस था बहुत बड़ा, और दूसरा ये कि इतना बड़ा एक्सपोजर एट दैट एज वाज रियली अनबिलीवेबल यार। आपकी अब आप उस टाइम तो ये था कॉन्सेप्ट, खैर आप तो आज सोशल मीडिया है, आज यू नो दिस एवरीबडी बिकम्स फेमस ओवरनाइट, पर उस टाइम इतना जल्दी आदमी ओवरनाइट इतना फेमस नहीं होता। तो रोड पे निकलते थे, रोड पे लोग पहचानते थे, कहीं भी चले जाएं लोग पहचानते थे, और यू नो लाइक वी हैड बिकम स्टार्स उस टाइम में। तो हर चीज़ हमारे लिए नई थी। फॉर अस एवरीथिंग वाज न्यू, एंड वो हर चीज़ मुझे अभी तक याद है कि हम कैसे यहाँ से ट्रैवल करते थे, गुड़गांव जाते थे, वहाँ पे स्टूडियो था, वहाँ पे हम शूट करते थे, वहाँ पे आई थिंक 5 कैमरा सेटअप होता था, और हम लोग रिहर्सल करते थे हिमाचल भवन में, और यू नो इट वाज लाइक अ फैमिली, इट वाज लाइक अ फैमिली। कभी वो, अब तो स्टेटस प्रॉब्लम हो गई, अब तो लोगों को इससे इश्यूज हो गए हैं कि भाई ये छोटा एक्टर है, ये बड़ा एक्टर, ऐसा करते हैं, लेकिन उस टाइम हम सब बराबर होते थे, साथ में उठना बैठना खाना। आफ्टर द पैकअप, हम अर्ली मॉर्निंग पैकअप होता था वहाँ से, गुड़गांव से 2:30 वी यूज्ड टू ट्रैवल, वी यूज्ड टू कम टू स्टेशन। मैं, अभिनव, एक लड़का था अनिंदो चटर्जी, वो वी यूज्ड टू कम टू रेलवे स्टेशन, वहाँ पे हम लोग ऑमलेट पाव खाते थे वहाँ पे, एंड देन वी यूज्ड टू गो होम। सो आई हैव सम अमेजिंग मेमोरीज, बहुत कमाल की मेमोरीज हैं। और हम सब ने, आई थिंक फॉर एवरीवन, लाइक यू नो, इंडिया का पहला सोप था, हर किसी के लिए नया था वो, हर कॉन्सेप्ट नया था, वो टेलीविज़न पे इतना बड़ा शो आना नया था, इवन दूरदर्शन के लिए पहली बार ऐसा हुआ था, दैट वाज द दूरदर्शन शो। सो हर चीज़ नई थी, और वो जो नई चीज़ होती है हमेशा याद रह जाती है। तो मुझे अभी तक हर चीज़ याद है, वो आई कैन शट माई आईज, आई कैन हैव द होल यू नो दैट एपिसोड गोइंग इन आफ्टर सो मेनी इयर्स। ऐसा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा रहा हो शूटिंग के दौरान? हम लोग ये जो आपका बहुत किस्से हैं, वो तो खैर अभी इतने किस्से मुझसे तो याद नहीं है, लेकिन मुझे एक किस्सा बड़ा अच्छी तरह याद है कि वी यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम हियर टू गुड़गावा। हम लोग जाते थे, मतलब कोई किसी फिएट जा रहा है, कोई फिएट में, कोई एम्बेसडर में, तो मैं, काम्या मल्होत्रा और उसकी हेयर ड्रेसर और ड्राइवर, हम लोग एक गाड़ी में जा रहे थे, और वी आर गोइंग टू गुड़गांव, और बीच में से बाइलेंस में से एक बस आई, उससे गाड़ी उड़ा दी। आगे का पोर्शन पूरा उड़ गया गाड़ी का, फ्रंट जो था ना पूरा पोर्शन उड़ गया, लेकिन 4 of us वर एब्सोल्युटली सेफ। मतलब उसके पीछे गाड़ियाँ आ रही, जिन्होंने वो गाड़ी देखी बोले सब के सब गए, और वी ऑल स्टैंडिंग एट रोड पे खड़े वेट कर रहे थे। मैंने कहा भैया लेके जाओ सबको। नोबडी कुड बिलीव इतना मैसिव एक्सीडेंट हुआ था वो, लेकिन हुआ उसमें ऐसा था किसी को भी चोट नहीं, एवरीवन वाज सेफ। सो वो एक बड़ी अजीब सी मेमोरी मुझे याद है, और बहुत कमाल का किस्से होते। खैर दैट वाज ऑल वर यंग, हम लोग सब, मैं तो होटल मैनेजमेंट करके छोड़ा था, मैंने 8-9 महीने कर रहा था, छोड़ के देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, वहाँ से मुझे ये मिल गया, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड। अभी जो आपके को स्टार्स रहे हैं उस सीरियल के, तो आप अभी भी आपसे मुलाकात होती है, मिलते हैं आप लोग अभी भी? एज एंड व्हेन कभी कभार मुलाकात हो जाती है, मतलब अभी इतना बड़ा वक्फा भी हो गया है। सो कभी मनोज पावा हमारे पास में रहते हैं, सीमा भार्गव हमारे पास में रहती हैं, तो कभी कभार उनसे मुलाकात हो जाती है। हम लोग थिएटर करते रहते हैं, तो कभी हम थिएटर देख लेते हैं, और बाकी तो और किसी से इतना राब्ता रहा नहीं मेरा। आपने बोला होटल मैनेजमेंट आप कर रहे थे, उसके बाद थिएटर में आना हुआ, कैसे मन बना कि थिएटर करना है? नहीं, मुझे एक्चुअली पसंद नहीं था होटल मैनेजमेंट, आई वाज नॉट वेरी कीन, बट फैमिली प्रेशर, और ये कि भाई यू हैव टू हैव अ यू नो
एक डिग्री डिप्लोमा कुछ तो होना चाहिए तुम्हारे पास, तो उसके लिए कर रहा था मैं. फाइनली आई रियलाइज कि it's not my cup of tea. I left it. My father was very angry with me. He almost disowned me. लेकिन हाँ, almost disowned me. सर कि तुम क्या करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे, और तो ऑप्शन है नहीं. तो देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर करने लगा मैं. उससे और चिढ़ गए वो, कहने लगे बताओ अब तुम भांडगिरी कर रहे हो. बिकॉज पहले एक कॉन्सेप्ट ये था कि इट वाज नॉट अ करियर. अब उसमें लगा बुलजाई वाली बात है कि आपने हजारों लोग कोशिश कर रहे हैं, किसी एक का हो गया, बिकॉज इतने एवेन्यूज नहीं थे, इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे. हाँ, और इतना कोई प्रोसेस भी नहीं था वहाँ तक पहुँचने का, कोई तरीका. हम दिल्ली में यहाँ पे रहते थे, लेकिन मैंने कोशिश की, बात बन गई. देन आई स्टार्टेड थिएटर करने लगा. फिर मुझे एक दो टीवी के प्लेज मिल गए. देन ही थॉट कि मे बी ही इज डूइंग ऑल राइट, एट लीस्ट ही इज ट्राइंग सिंसियरली. तो थिंग्स बिकेम ऑल राइट. जैसे आपका करियर उठने लगा तो क्या आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों को कि एक टाइम पे सपोर्ट नहीं था, कंफ्यूजन था, या सपोर्ट ऐसा नहीं था कि सपोर्टिव नहीं, सपोर्टिव थे वो. लेकिन यू नो ही वाज ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि यार तुम इसके बाद करियर क्या है इसका, हाउ विल यू सर्वाइव, तुम खाओगे कहाँ से पैसे कमाओगे इससे. माई मदर वॉज वेरी सपोर्टिव, मेरी सिस्टर्स बड़ी सपोर्टिव थी, कभी उन्होंने मुझे डिस्करेज नहीं किया. बट सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ कि ही वॉज अपसेट विद मी कि तुमने अच्छा खासा छोड़ के होटल मैनेजमेंट तुमने थिएटर ज्वाइन कर लिया. दैट्स हाउ ही वॉज अपसेट विद मी. तो लेकिन ऐसा बाद में ही वॉज वेरी हैप्पी. ही वॉज यूज्ड टू अप्रिशिएट मोमेंट जो प्राउड आपको लगा हो कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया हो, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो? बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि इस मोमेंट का मैं इंतजार कर रहा था कि I don't know how good it is, but my father, they're from Varanasi, my parents are from Varanasi. So वो किसी के यहाँ मिलने गए किसी से, he was meeting someone. तो वो बात कर रहे थे किसी को, मेरी किसी फिल्म की, और ये आसिफ शेख लड़का है. तो मेरे फादर ने बोला he is my son. So बिलीव करने को तैयार नहीं थे वो. बिलीव करने को तैयार नहीं था कि then he told him, he showed him his picture. In fact, he was carrying his portfolios and all that. तो उन्होंने दिखाई तकलीफ, देखिए मेरा ही बेटा है, इसकी तस्वीर है. So that and he told me that I really felt proud. ठीक है चलिए. ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर ये होता है ना आसिफ जी, आप भी इस बात से वास्ता रखेंगे कि ये तो होता ही है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाएं, लेकिन जब पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम से जाने जाते हैं, बच्चों से जाने जाते हैं, तो वो तो एक बहुत ही एक डिवाइन मोमेंट होता है, एक बहुत अचीवमेंट का मोमेंट होता है पेरेंट्स के लिए. Very true. My son is also in industry. डायरेक्शन कर रहे हैं. कभी कोई ड्रेस पहन, he is into direction. तो somebody comes to me and he tells me, he said, मैंने आलिजा के साथ काम किया, I worked with your son. And they tell me he's a nice boy. So thank you. It feels बड़ा अच्छा लगता है. You feel nice, you know. I mean, people know you by your children's name. Why not? यार, it's a great feeling. आप दिल्ली से हैं आसिफ जी. दिल्ली के जो दोस्त हैं उनसे मुलाकात होती, कितना ऑफन आप दिल्ली आते हैं मिलने के लिए? नहीं, इतना ऑफन नहीं आ पाता मैं. मेरा दिल्ली आना बहुत कम होता है, मतलब साल में हार्डली 2 times 3 times, maybe 4 times maximum. And I lost touch with most of my friends. मेरे दोस्त थे, धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे को आउटग्रो करते गए. पहले तो टच में थे, फिर धीरे धीरे इट्स बीन एजेस आई लेफ्ट दिल्ली. सो फिर बॉम्बे में आई हैव माई सेट ऑफ फ्रेंड्स. कुछ एक पुराने दोस्त हैं, वो तो बचपन से, लेकिन दिल्ली के कुछ एक दोस्त हैं जो आई एम इन टच ऑन एंड ऑफ में, मेरी बात होती रहती है उनसे. तो दिल्ली आना जाना इतना आपका नहीं हो पाता, क्योंकि वो शेड्यूल भी एक बार आपका वो बिज़ी हो जाता है, तो काम से काम होता है. आसिफ जी, ये तो बात रही आपके सीरियल्स में, हमने बात करी आपके करियर की. बॉलीवुड में बात करें, रामा ओ रामा फिल्म से आपका डेब्यू हुआ. फिल्म भी हिट रही, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. हम लोग से आप नोटिस हुए इस कैरेक्टर के लिए, इस फिल्म के लिए? हम लोग से नोटिस नहीं हुआ मैं उसके लिए. मैं एक्चुअली हम लोग करने के बाद मैं यहाँ पर आया था एक शो करने के लिए. मिस्टर पी कुमार वासुदेव एक और शो बना रहे थे, जो डायरेक्टर थे हम लोग के, अजूबे. उसमें शम्मी कपूर थे, ओम प्रकाश थे, और बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर बना रहे थे. इट वॉज अ हाई प्रोफाइल शो. तो जिसमें 2 हीरो का रोल था, एक मैं कर रहा था, एक राजा बुंदेला कर रहे थे उस टाइम. तो उसके लिए हम लोग से सिर्फ आई वॉज द ओनली वन हु वाज कॉल्ड, और उन्होंने हम लोग का कोई एक्टर नहीं लिया था, सिर्फ मुझे लिया था, मुझे रिपीट किया था उन्होंने. तो मैं आई केम टू बॉम्बे, देन आई स्टेड हियर,
और मेरी कुछ बात बनी नहीं। मैंने लोगों को तस्वीरें दी अपनी जाके कि पहले ये वो होता था ना, गो टू प्रोड्यूसर्स ऑफिस, लीव योर पिक्चर्स और फ़ोन नंबर, कभी वो कुछ बनाएंगे फिल्म तो आपको फ़ोन करके बुलाएंगे, ऐसा होता था। तो मैं सब ऑफिस में दे के आया था पिक्चर अपनी, तो एक जगह से कॉल आ गया मुझे जी। और मैं बॉम्बे छोड़ के जा चुका था। मैंने कहा अब दाल गलेगी नहीं बॉस, हो गया 1-1.5 साल हो गया, अब हो नहीं रहा कुछ लाइफ में। तो मैं दिल्ली गया एंड आई वाज थिंकिंग, कंटेम्पलेटिंग कि क्या करना चाहिए अब मुझे लाइफ में। तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बॉम्बे फ्रॉम मिर्जा ब्रदर्स। सो दे वर प्लानिंग अ फिल्म विद किमी काटकर एंड गोविंदा। अच्छा। जो उन्होंने ऑलरेडी साइन थे उनके पास, लेकिन प्रॉब्लम ये कि गोविंदा बहुत बिजी थे उन दिनों, तो उनके पास इमीडिएट डेट्स नहीं थी। जी। तो दे थॉट दैट विल मेक अ स्मॉल फिल्म, एक छोटी फिल्म बनाते हैं। तो उन्होंने उसके लिए मेरा ऑडिशन लिया एक और अपकमिंग एक्ट्रेस के साथ। तो उसको ना लेके इन्होंने मुझे लिया और किमी काटकर से बात किया कि वुड यू लाइक टू वर्क विद अ न्यू बॉय। तो शी एग्रीड। सो दैट्स हाउ द फिल्म स्टार्टेड। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कोई ऐसा मोमेंट रहा हो इस फिल्म का, क्योंकि पहली फिल्म थी आपकी है, जो आप शेयर करना चाहें, जो ऑडियंस को ना पता हो, हमारे व्यूअर्स को ना पता हो, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग हाँ, बात? मैं बताता हूँ आपको। एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, जब इन्होंने किमी काटकर को बोला कि एक नया लड़का है, तो उसने बोला मुझे भेजो, मुझे आई वांट टू मीट हिम। तो ऐसा हुआ कि जहाँ मैं रहता था उसके बगल में एक बंगला था, यहाँ शूटिंग होती थी। तो उनका सेक्रेटरी था बाली साहब, उसने बोला कि आसिफ बगल में रहता है तो बुला लेते हैं उसको। तो मुझे बोला कि तुम आके जाके मिल के आओ किमी काटकर से। तो मैं गया उससे मिलने के लिए, तो मिल के मैं आ गया। मेरा प्रोड्यूसर वॉज वेरी अपसेट विद मी। कहते तुम चप्पल पहन के गए थे मिलने के लिए हीरोइन से अपनी, एंड यू आर नॉट वेयरिंग अ प्रॉपर क्लोथ्स। मैंने कहा उन्होंने बुलाया, बोले सामने बगल शूटिंग करी, जाके मिलो। तो मैं आई जस्ट वेंट इन। मुझे बड़ा स्कोल्ड किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि तुम तरीके से मिलो, प्रॉपर कपड़े पहन के, तहजीब से मिलो। फिर दोबारा मुझे कपड़े वड़े पहना के तहजीब से मिलाया गया उनसे। तब उन्होंने एग्री किया कि नहीं, आई विल वर्क विद हिम। और जब पहली बार आप मिलने गए थे तो उनका क्या रिएक्शन था? शी वाज क्वाइट हाँ टेकन अबैक, यार ये हाउ कैन यू कम लाइक दिस यार। आप किसी शी वाज अ स्टार दैट टाइम, किमी काटकर वाज अ स्टार। कि आप स्टार से मिलने आ रहे हो, ऐसे चप्पल पहन के आ रहे हैं रबड़ की। तो पहुंच गए। मुझे हमें इतना होश नहीं, समझ नहीं थी इतनी। तो मुझे धीरे धीरे वक्त सिखा देता है आपको, हालात सिखा देते हैं, फिर समझ में आई चीज़ें कि ये भी इंपॉर्टेंट होती है। इसका टाइटल सॉन्ग बहुत मशहूर रहा है इस फिल्म का, थोड़ा गुनगुनाएंगे आप सर? रामा रामा का जी। ये बड़ा डिफिकल्ट गाना था। आई टेल यू, इसके पीछे स्टोरी ये है कि अमित कुमार ने किशोर दा की डेथ के 3 दिन बाद गाना गाया था। आप दैट्स व्हाई देयर इज सो मच ऑफ पेन इन दिस सॉन्ग। मैं बहुत दर्द से गाया था वो गाना। हालांकि बहुत डिफिकल्ट गाना है यार। वो सुना देता हूँ मैं, बिन तेरे सनम वो तो है, वो तो कल्ट क्लासिक है यार। ये तो बहुत डिफिकल्ट गाना। खैर एनीवे, कोशिश करता हूँ हालांकि कि आपकी ऑडियंस ना भाग जाए। अरे कैसी बात करे सर, दिल एंजॉय। मुझे तो सुर भी नहीं याद है। रामा ओ रामा, रामा ओ रामा, तूने ये कैसी दुनिया बनाई, तूने ये कैसी दुनिया बनाई, लू नाम तेरा दूं मैं दुहाई। देखो ऐसा ना हो कि लोग एक्चुअल गाना भूल जाएं मेरी गाना सुन के। नहीं सर, ये तो आपने दूसरे भी गाने की जो जिक्र किया, बिन तेरे सनम, ये तो सर कल्ट क्लासिक है वो सॉन्ग गाना। हाँ, यस दैट्स फॉर श्योर। आज भी लोग अलग अलग न जाने कितने रीमिक्स बन चुके हैं उस सॉन्ग के, बहुत रीमिक्सेस बने हैं। और जब भी ये सॉन्ग कहीं पर भी प्ले होता है, कहीं पर भी इसके जो लिरिक्स हैं प्ले होते हैं, लोग इतना आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रू। इस सॉन्ग की शूटिंग का कुछ, या ये कैसे ये सॉन्ग जब हिट हुआ, या उस वक्त तो खैर इतना ज़्यादा नहीं था, जब बाद में हिट हुआ तो आपको क्या रिएक्शन था आपका? एक्चुअली ये जो एल्बम थी ये ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी। जतिन ललित की एल्बम थी, उन्होंने लंदन में रिलीज कर दी थी। लेकिन कुछ हुआ नहीं था इस एल्बम का। एल्बम ने डिडंट डू वेल इन लंदन। तो शाहरुख मिर्जा जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे इस फिल्म के, उनको ये गाने, उनकी धुन बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि ये दे दो हमको, हम इसको अपने बोल डाल के इसको हम रिलीज करेंगे इंडिया में। तो उन्होंने गाने दोबारा लिखवा के हसन जयपुरी से, नहीं सॉरी सुल्तानपुरी, अपना हसरत सुल्तानपुरी
नाम भूल गया। मजरू सुल्तानपुरी। हाँ, मजरू सुल्तानपुरी, सॉरी, मजरू सुल्तानपुरी से लिखवा के उन्होंने गाने दोबारा रिकॉर्डेड थे ही, उन्होंने से वर्ड बोल चेंज किए उसके, और सारे के सारे गाने उस टाइम के हिट थे। आई रिमेम्बर कि इसमें तूने एक ऐसी, ये अपना ये वो जो कहा था मैंने कर दिखाया ना, वो भी एक अच्छा गाना है इसमें। एक और गाना बहुत, 3-4 गाने बहुत अच्छे हिट थे उस टाइम। बिन तेरे सनम तो खैर डेफिनेटली इट वाज अ रनअवे हिट, लेकिन बाकी 3-4 गाने और भी उसमें हिट थे फिल्म में। सर ये वाला जो बिन तेरे सनम, ये भी सुनवाएंगे प्लीज प्लीज। तो बताइए, बेसुरे आदमी से गाना गवाने की कोशिश कर रही है। क्या बात कर रहे हैं सर। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। अमेजिंग। ये मेरा पर्सनल एक इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट था आसिफ जी, क्योंकि मैं खुद भी ये गाना सुनना चाहती थी। थैंक यू सो मच, एंड इट्स अ लवली सॉन्ग, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत गाना है। मजरू साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। आसिफ जी, बॉलीवुड में अक्सर ये चीज़ें सामने आती हैं कि बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा सर्वाइवल के लिए, फिल्में या काम के लिए। आपका सफ़र कैसा रहा बॉलीवुड में? देखिए, स्ट्रगल तो करना पड़ता है अगर आपका कोई माँ बाप ना हो तो। हम तो खाली हाथ आए थे इंडस्ट्री में, ना तो किसी को जानते थे ना पहचानते थे बॉम्बे में, तो स्ट्रगल तो करना पड़ा, और आई थिंक ये ज़रूरी भी है। इससे आपको चीज़ें, जब आपको मिलने लगती हैं चीज़ें, तो आपको उसका एहसास होता है, उसकी वैल्यू होती है कि आपने कितने एफर्ट करने के बाद वहाँ तक वो चीज़ अचीव की है लाइफ में। जी। तो डेफिनेटली स्ट्रगल तो मैंने अपने हिस्से की स्ट्रगल करी है, ऐसा तो नहीं कि नहीं करी, डेफिनेटली हैव डन इट। ऐसा कोई वाकया स्ट्रगल डेज का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं या एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हालांकि अब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उनका एक अलग दौर है, लेकिन बहुत सारे कोशिशें रहती हैं, और बहुत जल्दी मतलब मैं जेन ज़ी की बात करूं तो बहुत जल्दी मायूस भी हो जाते हैं, काम नहीं बनता है अगर लोगों का। तो ऐसा कोई स्ट्रगल का, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। देखिए, मैं अपना एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा किसी को स्ट्रगल का, लेकिन ये बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। और एक्टिंग ही क्या, आप किसी फील्ड में जाइए, आपको स्ट्रगल तो करना पड़ता है टू अचीव। आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो एफर्ट डालने पड़ते हैं किसी चीज़ में। और वो अलग बात है कि आपको हर चीज़ मिल जाए सिल्वर प्लेटर पे, तो बात अलग है। लेकिन एक जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है, वो ऐसी फैमिली से आ रहा है जो उसने थिएटर किया है बिहार में या यूपी में, और उसके पास कोई जानने वाला नहीं है, उसका पहचानने वाला नहीं है, तो आई थिंक उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा टू फुटिंग तो करनी पड़ेगी यहाँ पे। यू हैव टू हैव अ फुटिंग हियर। एंड कैसे करेंगे फुटिंग? आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई वसीला नहीं है, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा वो चीज़ों को मुहैया करने के लिए। उसके बाद आपको अपना जो आपका जो एम है, जो आपका एम्बिशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा जी। तो हमने भी यही किया। सर्वाइवल तो करना ज़रूरी है ना, आपको सर्वाइव कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा काम भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये भी करना पड़ेगा, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा आपको। अपना आपका जो आपका एम्बिशन है, जो आपके गोल है, उससे भटक ना जाए, तो वो भी एक एफर्ट करना पड़ेगा आपको। ये सब चीज़ें होती हैं। और मेरा मानना यह है कि अब वो एहसास बड़ा मीठा लगता है जब आप सोचते हैं कि ऐसे वक्त से गुजरे हैं, ऐसे हालात से गुजरे हैं, बड़ा एहसास अच्छा होता है। और कहीं ना कहीं अपने आप पे प्राउड भी होता है कि चलो आपने इतनी मेहनत की, इतने एफर्ट्स किए, तो वॉट एवर यू हैव अचीव्ड, लेकिन एटलीस्ट आपने ज़िंदगी में कुछ एक अचीवमेंट तो किया है। नेगेटिव कैरेक्टर्स भी आपने निभाए हैं, आपने नायक के तो कैरेक्टर्स निभाए हैं, खलनायक के कैरेक्टर्स में, तो ये नायक से खलनायक कैसे आपने डिसाइड किया? मेरे पास चॉइस नहीं थी कोई, जो मिलता गया मैं करता गया लाइफ में। एक्चुअली आयरनी यही है लाइफ की कि चॉइसेस सब किसी को नहीं मिलती हैं ज़िंदगी में। बहुत फॉर्चुनेट लोग होते हैं जिनको चॉइसेस मिलती हैं ज़िंदगी में। तो मैं करता गया नहीं, मुझसे जो वक्त कराता गया मैं करता गया। जो मुझे ऑफर आई, जो मुझे लोगों ने अप्रोच की, जो चीज़ दी, मैंने वो एक्सेप्ट किया और करता गया। और मेरा मंत्र भी यही है कि ज़िंदगी में आप इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि ये होगा तो मैं करूँगा, इंस्टेड ऑफ दैट आई थिंक यू शुड कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन। छोटे बड़े मीडियोकर आपको रोल करते रहना चाहिए ज़िंदगी में, आगे बढ़ते रहना चाहिए।
अगर आप घर में बैठ के इंतजार करेंगे फॉर अ गुड रोल, इट वोंट हैपन। उसमें से ही आपको एक रोल मिल जाएगा। उसमें अगर आप में टैलेंट है तो कोई ना कोई डेफिनेटली आपको उठा लेगा कि यार ही इज केपेबल ऑफ बेटर वर्क, आई विल गिव हिम सम बेटर वर्क, आई विल गिव हिम बेटर रोल, ही डिजर्व बेटर रोल, अगर आप में टैलेंट है। मगर प्रोटैगनिस्ट से एक नेगेटिव कैरेक्टर, एक मेन एक्टर से, फिल्म का एक मेन एक्टर एक पॉजिटिव कैरेक्टर से एक नेगेटिव कैरेक्टर को परफॉर्म करना, कभी आपको ये नहीं लगा कि मेरी इमेज बदल जाएगी ये कैरेक्टर से अटेम्प्ट करके? इमेज कभी वो इतना ख्याल भी नहीं रहा, और वो ऐसे हालात भी नहीं थे कि मैं इमेज के बारे में सोचता। आई वॉज मोर वरीड अबाउट वर्क, कि मुझे काम मिलता रहना चाहिए, काम मिलना ज़रूरी था। सी, कोई आपके पास बैकअप प्लान नहीं था, मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था कि अगर ये नहीं होगा तो ये कर लूँगा। वही करना था मुझे, वही था मेरे पास, जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी उसी की नॉलेज थी। तो हमने सारे तो एक बास्केट में डाल रखे थे। दैट वाज द प्रॉब्लम। और अगर खुदा ना खास्ता अगर होता भी ना तो शायद मैं पलट जाता, बिकॉज होता है ना कि आपके पास जिंदगी में अगर ऑप्शंस होती हैं तो आप गो फॉर सेकंड ऑप्शन कि यार अब बहुत हो गया। लेकिन कंसिस्टेंटली आपको ये बड़ा ज़रूरी है एज एन एक्टर कि तैयार रहना चाहिए आपको कि यार इट कैन हैपन एनी टाइम, गुड रोल कैन हैपन एनी टाइम, सो बी प्रिपेयर्ड मेंटली एज वेल एज फिजिकली। आप दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तैयार रहिए उसके लिए कि ये कभी भी हो सकता है, ये रोल कभी भी मिल सकता है। जो गिव अप मार दिया आपने कि चलो ठीक है यार अब तो नहीं मिलेगा, अब क्या यार अब तो नहीं मिलेगा, दैट्स द वर्स्ट पॉइंट। मेरा मानना यह है कि आप तैयार रहिए, और एक्टर को तैयार रहना चाहिए, हर वक्त तैयार रहना चाहिए फॉर अ गुड रोल, यू नो, यू शुड हैव अ हॉक आई। और मैं, दूसरे तो क्या ही बोलेंगे, मैं अपने मुंह से बोलता हूँ कि मैं बड़ा सेल्फिश एक्टर हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है, हाउ विल आई अचीव दिस, हाउ विल आई डू दिस, मैं कैसे करूँगा ये, मैं, बिकॉज मेरा एक्टर सिर्फ मेरे बारे में सोचता है। सो मैं तो बोलते ही बोलता हूँ, मेरा डायरेक्टर, मेरा राइटर ही बोलता है कि बहुत ही लालची और बहुत ही सेल्फिश हो तुम यार। मैं कुछ दिन ऐसा होता है कि जब मुझे एक विभूति करते करते बोर होता है, फिर मैं फ़ोन करता हूँ, मैंने कहा यार मनोज करो, कुछ तो करो यार, कुछ डिफरेंट लिखो यार, कुछ तो नया करो यार। कहता अभी तो 2 हफ्ता पहले आपने किया था। मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ करो यार। सो देन दे यू नो एक इंसिस्ट करने के बाद फिर वो सोचते में लगते हैं कि चलो एक नया कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, कोई नया कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। सो मेरा बहुत सारा क्रेडिट जो है, मैं जो 350 जो कैरेक्टर्स किए हैं अभी तक, मैं अपना उस क्रेडिट बहुत सारा देना चाहता हूँ शशांक बाली को, जो डायरेक्टर, एंड मनोज संतोषी को, कि वो लोग इतना कंसीव कर पाए, लिख पाए, तो मुझे दे पाए जी। तो बेसिकली तो उनका कंसीव किया, और मैंने तो नहीं कंसीव किया जी। आप कैरेक्टर्स के इवॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे अभी नेगेटिव कैरेक्टर्स में 2 आपकी फिल्में याद आ रही हैं, एक करण अर्जुन और एक प्यार किया तो डरना क्या। वो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे, मगर वो बड़े ही खूबसूरत नेगेटिव कैरेक्टर्स थे। मतलब व्यूअर्स को देख करके, ऑडियंस को देख के बड़ी हंसी आती थी कि एक नेगेटिव कैरेक्टर ऐसा भी हो सकता है कि उसको इस तरीके से भी कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं। इंस्टेंट जो आपके रिएक्शन जो आते थे, मतलब वो तो बहुत खूबसूरत फिल्म। प्यार क्या डरना क्या, इट जस्ट हैपेंड बिकॉज क्या होता है स्पेशली ना इंडियन फिल्मों में कॉमेडी लिखते नहीं है, वो छोड़ देते हैं, क्या देखो ये सीन ऐसा है, ऐसा यार कुछ ऐसा कुछ करेंगे। तो वो सीन जो सीन्स आपने देखे वो हमने खुद इम्प्रोवाइज किए ऑन द सेट, ऑफ कोर्स विद राइटर, मी एंड अदर एक्टर्स, वी इम्प्रोवाइज। बापू धोती ऊंची कर लो, ये सब आई डिड इट, ये मेरी लाइन है जी। कहते क्यों, मतलब भागने में आसानी होगी, देन वी kept on doing it because this worked। सो ये सब चीजें हैं, और इतने सालों से आप एक चीज कर रहे हैं तो आपको एक अंदाजा भी है उस चीज का, एक आइडिया भी है, तो वो भी है कि क्या चीज वर्क करेगी। अच्छा, आपने सलमान खान और शाहरुख खान दोनों के साथ काम किया, ऐसी कोई यादें सेट पे या प्रैंक्स ऐसे जुड़े हुए हों जो आपको याद हो? सलमान खान के साथ तो अगर आप काम करें तो प्रैंक्स ही प्रैंक्स हैं, उनकी तो हर चीज़ इस लाइक हमारे भी तो फेस्टिवल होता है जब उनका काम करते हैं, इट्स लाइक अ फेस्टिवल। घर से खाने आते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने, सब लोग ओवर, उनकी अगर फिल्म करें आप तो फिल्म खत्म होते होते 4 लाख तो ओवरवेट हो जाते हैं। अच्छा। 4 लोग 5 लोग तो ओवरवेट हो ही जाते हैं जो रोज खाना खाते हैं उनके साथ। तो वो है, बट ही इज अ लॉट ऑफ फन टू वर्क विद।
Salman Khan is a lot of fun to work with. And whereas Shahrukh is a very sincere, very committed, very focused, you know, very ambition driven. तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें शाहरुख, उनके साथ काम करके लगता है कि यार when he comes on the sets, he means business. When Salman Khan comes on the set, he means fun, laughter and enjoy your work. It's like that. आसिफ जी, कोई ऐसा क्रेजी फैन मोमेंट आपके साथ कभी हुआ हो? क्रेजी तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा इमोशनल फैन मोमेंट हुआ है मेरे साथ। एक रोज़ मुझे फ़ोन आया और मैंने उठा लिया, बाई चांस अननोन नंबर था, तो देयर वाज अ लेडी ऑन द फोन। शी सेड प्लीज़ डोंट हैंग अप। तो मैंने कहा जी बोलिए। शी मेरा नाम ये, शी टोल्ड मेरा नाम ये है और मेरे हस्बैंड का नाम ये है, एंड हम बोथ आर टर्मिनली इल। अच्छा। हमारे 2 बच्चे हैं जो दोनों यूएस में रहते हैं, और हमारी ज़िंदगी में द ओनली रे ऑफ होप इज़ रात को हम भाभी जी देखते हैं। वाओ। एंड ये हमारी ज़िंदगी का रोज़ का हाई होता है। तो आई थिंक आई शुड शेयर दिस विद यू कि आप मेरी ज़िंदगी में एक खुशी लाते हैं इस तरह, और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आई हैड टीयर्स इन माय आईज कि यार आप अननोइंगली भी, अनजाने में भी अगर किसी को खुशी दे दें तो कितनी खूबसूरत बात है। एंड उसके बाद से मैं और सिंसियर हो गया अपने काम को लेके कि यार लोग आपके काम को लेके इतना सिंसियर हैं, दे थिंक अबाउट योर वर्क, सो दे एंजॉय योर वर्क। अगर आप थोड़ा सा भी 19-20 करेंगे तो इट्स नॉट गुड, आप उनके साथ चीटिंग करेंगे। सो मैंने अपना जो रवैया था थोड़ा और बेटर किया टुवर्ड्स माय वर्क, और सिंसियर हुआ, और मैंने कोशिश। तो मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे मोमेंट्स बहुत आते हैं। ऐसे अभी वैसा वेरी फनी मोमेंट, एक 4 साल का बच्चा, हम लोग दहीसर चेक नाका है वहाँ पे, टोल नाका, वहाँ पे सब जा रहा था, तो एक साथ में एक गाड़ी आई, बिकॉज गाड़ी धीरे हो जाती है ना टोल नाके पे, तो गाड़ी स्लो थी, पीछे से आया एक गाड़ी आई, शीशा नीचे उतारा, उसने कहता 4 साल का बच्चा, विभू विभू ए विभू, and I just looked at him and I said my God, 4 साल का इतना टिन्नी मिन्नी सा था, कहता ए विभू विभू where's Anu? मैंने कहा साले बहुत दिस इज लाइक छोटी-छोटी चीज़ें होती रहती है ज़िंदगी में। एंड पीपल रियली, कई बार ऐसा होता है कि द वे पीपल अप्रोच यू, आपको एहसास होता है कि यार जाने में अनजाने में आप एटलीस्ट लोगों को कहीं ना कहीं खुशी तो दे रहे हैं, टच कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं उनको एक सोलेस तो है दे रहे हैं किसी भी लेवल की। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, ये फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझे एहसास होता है कि यार आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ वर्थवाइल, ऐसी ही कोशिश। अच्छा, 80 और 90 का जो दशक था वो लेटर्स का, आसिफ जी, दशक था, रेडियो का दशक था, वो टेलीविज़न का दशक था। तो ऐसे कोई लेटर्स आपको आए हों हम लोग के दौरान माय गॉड, हीप्स में आते थे लेटर, हीप्स में, हज़ारों में लेटर्स आते थे। हमारे जब मेरे फादर रिटायर होके जब उन्होंने यहाँ से बॉम्बे शिफ्ट हो रहे थे मेरे पास, तो उन्होंने बोरियों में लेटर्स उन्होंने संभाल कर रखे हुए थे, बोरियों में लेटर्स दिए हैं, बोरियों में थे लेटर्स। फैन मेल आती थी ना, जो पहले फैन मेल आती थी, बोरियों में। अभी भी आपने संभाल करके रखे हैं? नहीं, अब तो नहीं, खैर डैड व्हेन ही केम फ्रॉम दिल्ली ही डम्प दोस लेटर्स एंड मतलब कोई ऐसा लेटर हो जो आपको बहुत टच कर गया हो? यार खैर इतने लेटर्स तो मैंने पढ़े भी नहीं, लेकिन लोगों की जब द वे दे स्पीक, बिकॉज थोड़ा सा मैं बड़ा एम्बेरस हो जाता हूँ कि कोई आपकी इस तरह आपके मुंह पे बड़ी ब्रिलियंटली तारीफ करे, तो मैं थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता हूँ कि यार कम ऑन यार, इतना भी नहीं है अब। तो मैं इतना अपने बारे में ज़्यादा आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, बट देयर इज सो मच ऑफ लव पीपल हैव गिवन अस, नॉट टू मी, टू एवरी वन ऑफ द शो। हर किसी को, तिवारी जी को भी इतना प्यार मिलता है, अंगूरी को भी उतना ही प्यार मिलता है, एंड एवरीबडी गेट्स दैट काइंड ऑफ लव। दे हैव देयर ओन सेट ऑफ फॉलोअर्स, they have their own set of fan males, fan girls and fan boys, उनका अपना एक सेट है, हर किसी का अपना अपना। सो ये बड़ी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को कहीं ना कहीं एक किसी भी लेवल पे थोड़ी सी खुशी तो दे ही रहे हैं। जब आपकी शादी हुई आसिफ जी,
तो ऐसा कोई इंसिडेंट, क्योंकि आई एम श्योर क्योंकि वो दौर अलग था, तो कई लोगों का, कई फैंस का, खासकर जो फीमेल फैंस हैं उनका दिल टूटते थे, तो वो लेटर्स लिखा, मतलब कई ऐसी चीज़ें, कहानियाँ आई, ऐसी कोई कहानी? नहीं, उस टाइम तक मेरी कोई ऐसी फ़ैन फॉलोइंग थी भी नहीं। और इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा नया नया करियर था इंडस्ट्री में, और शादी के रोज़ भी मैं शूट कर रहा था। अच्छा। हाँ, मैं जूहू पे शूट कर रहा था, और मेरा निकाह था करीब 6:30 बजे। उस दिन भी आप शूट कर रहे हाँ, थे? उस दिन, और मैं निकला हूँ 5:30 बजे, और उसमें आई हैड टू हैड अ बियर्ड। तो रास्ते में गाड़ी मैंने शेव बनाई है, एंड आई जस्ट रीच्ड होम, सिर्फ शावर लिया और सेहरा बांध के बैठ गया था मैं। इतना मतलब दैट वाज द कट टू कट शादी आई डिड। इप्टा से भी आप जुड़े हुए हैं, कई आप अभी भी थिएटर परफॉर्मेंसेस करते हैं, बड़े मशहूर वो थिएटर, बड़े मशहूर वो नाटकों के नाम भी हैं, और लोग बहुत उनको भी बहुत प्यार करते हैं, और आपके कैरेक्टर्स उनमें भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ख़ास तौर पर जो पूनम ढिल्लों के साथ जो है जो थिएटर है यू टर्न, वो मराठी थिएटर प्ले था, उसको इन्होंने हिंदी में अडेप्ट किया था। यू टर्न हमने इस परफॉर्म किया। मैं जुड़ा हुआ हूँ इप्टा के साथ, और इप्टा के साथ मैंने करीब पिछले 15 सालों में मैंने कुछ 10 या 12 प्लेस किए हैं। और जब भी मुझे वक्त मिलता है, जब भी मेरा बीच में एक लल पीरियड आता है, जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो उस टाइम मैं थिएटर करता हूँ। मैंने खुद भी एक प्रोड्यूसर डायरेक्ट किया था प्ले, दैट वाज अ कॉमेडी प्ले। कौन से ऐसी सीरियल्स हैं, टीवी है या फिल्म है जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? सीरियल तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मैं आई एम डूइंग वन शो, उसके तो बीच में 1-2 छोटी मोटी फिल्में करता रहता हूँ, एड्स करता रहता हूँ। मैंने भी एक फिल्म साइन की है, इट्स अ थ्रिलर, और इंटरेस्टिंग है। हालांकि कोई ऐसा बहुत ग्रेट रोल नहीं है उसमें, लेकिन एक मुझे जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ थोड़ा सा डाइवर्जन मिलता है मुझे, एज एन एक्टर थोड़ा सोचने का मौका मिलता है, कुछ और डिफरेंट करने का मौका मिलता है, तो वो मैं प्रेफर करता हूँ ऐसा। आपने बोला थिएटर आपने डायरेक्ट किया है एक प्ले, वैसे आपका क्या ड्रीम है कि डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाएंगे आप आने वाले समय में, टीवी सीरियल्स में या फिल्मों में? नहीं, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। मेरे में डायरेक्शन का वो, आई डोंट थिंक आई हैव दैट पेशेंस एज अ डायरेक्टर। मुझे पेशेंस नहीं है। आई एम अ परफॉर्मर, आई लाइक टू परफॉर्म। मुझे परफॉर्म करने में मज़ा आता है। मुझे बैठ के डिक्टेट करने में मज़ा नहीं आता, और मुझे आई एम अ परफॉर्मर, आई लाइक टू परफॉर्म। मुझे मज़ा आता है कि मैं परफॉर्म करूं, थिएटर में करूं, सिनेमा में करूं, टीवी में करूं, परफॉर्म करूं मैं। ऐसी कोई फिल्म, हाइपोथेटिकली ऐसी कोई फिल्म अगर जिसका रीमेक बने, आप करना चाहें उसमें काम, ऐसी कौन सी फिल्म है? तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा है आपने। ऐसी कौन सी फिल्म है जिसका रीमेक बने तो मैं करना चाहूँगा? एक पा मुझे बड़ी एक्साइटिंग लगी थी एज एन एक्टर। ब्यूटीफुल फिल्म, बहुत खूबसूरत फिल्म है। पा में जो कैरेक्टर किया था, बिकॉज इट्स नॉट यूजुअल। वाई इट्स नॉट यूजुअल? बिकॉज यू डोंट गेट टू सी सच पीपल अराउंड यू ऑफन। और मैंने जिंदगी में उससे पहले ऐसा एक कैरेक्टर देखा था, ऐसे ही देखा था। Then when Amit ji performed, it was really he relived that character. कोई ऐसा ख्वाब आसिफ जी जो आपको लग रहा हो कि अभी ये बाकी है, या इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, या काश ये होता? अब मैं ख्वाब नहीं देखता। I believe in reality, practicality. I like to achieve. मैं ख्वाब देख के I set the goals for myself. ये करेंगे, ये एफर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं ख्वाब नहीं देखता। I stay practical. मुझे लोग बोलते भी तुम ज़्यादा प्रैक्टिकल हो लाइफ में, और मैं अंधेरे में तीर नहीं मारता फ्रेंकली। जो मुझे दिखता है मैं उसी को, एंड आई असेस माई सेल्फ एज एन एक्टर। मुझे मालूम है कि मेरी क्या रेंज है एज एन एक्टर, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ और क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं कभी अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करता हूँ, ना ही अंडर एस्टिमेट करता हूँ। मैं अपने को एसेस करके अपने हिसाब से वो चाल चलता रहता हूँ, और आई एम गोल ओरिएंटेड। आई लुक एट द गोल एंड आई लाइक टू रीच दैट गोल, स्लो एंड स्टडी, लेकिन आई लाइक टू रीच द गोल। छोटे छोटे गोल्स रखता हूँ, बड़े बड़े गोल्स नहीं रखता कि भाई मुझे शाहरुख खान बनना है, ऐसा गोल नहीं रखता मैं।
आई वॉन्ट टू बी अ गुड एक्टर, वॉन्ट टू इम्प्रूव एज एन एक्टर, एक अच्छी परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, एक बेटर परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ ताकि मैं भी ग्रो कर सकूँ एज एन एक्टर। आई वॉन्ट टू लर्न अ लॉट, अभी बहुत कुछ बाकी है सीखना, वो सीखना चाहता हूँ। मुझे ऐसे मौके मिले, अल्लाह मुझे ऐसे मौके दिलाए कि मैं लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ काम करूँ, उनसे सीखूँ, उनसे लर्न करूँ। फुर्सत के लम्हों में क्या करना पसंद करते हैं आसिफ जी? देखो जी, मेरी लाइफ बहुत हेक्टिक लाइफ है। आई ट्रेवल अ लॉट। मैं दिन का ऑलमोस्ट 4 आवर्स तो ट्रेवल करता हूँ मिनिमम, फिर उसमें 10 घंटे काम करता हूँ और उसमें कॉमेडी करता हूँ। तो जब मुझे वक्त मिलता है ना तो मैं सो जाता हूँ। सो जाते हैं? और ऐसा सोता हूँ कि फिर दिल नहीं करता है कोई उठाए। आई जस्ट होता ना, ये गिव अप मार देता आदमी जब लेट के बिस्तरे पे। सुबह जब भी छुट्टी होती है तो पहला तो सबसे बड़ा मेरा वो है कि मैं 10-12 घंटे सोऊंगा, उसके बाद उठूंगा, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है। फिर आई लाइक म्यूजिक, आई लिसन टू म्यूजिक, मुझे बड़ी पसंद है। मुझे शेर व शायरी का बड़ा शौक है। अच्छे अशार मैं खुद रिकॉर्ड करके फ़ोन में अपने पास रखता हूँ, मुझे सुनता हूँ कहीं तो मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ उसको। और आई एम अ क्रिकेट फैनेटिक और आई एम अ फैमिली मैन। जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता मैं घर में रहता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कभी यहाँ पड़ा रहता हूँ सोफे पे, कभी वहाँ पड़ा रहता हूँ इजी चेयर पे, कभी मतलब घर में रहता हूँ। मतलब फटा हुआ कुर्ता और एक पजामा पहन के आई जस्ट बी माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ। क्योंकि रोज आप निकलिए वही पहन के कपड़े, वही कॉस्ट्यूम पहन के, मेकअप लगा के फिर तैयार हैं आप जंग के लिए। तो घर में रहता हूँ तो एकदम ईजी रहता हूँ लाइफ के साथ। जो आया, फ्रेंड्स आते हैं जाते हैं, देन समटाइम्स आई गो आउट ऑफ द हाउस, आई टेक माई फैमिली आउट फॉर डिनर, ये वो। अब तक बच्चे बड़े हो गए, दे डोंट हैव टाइम फॉर अस, बट व्हेनेवर आई गेट टाइम सो वी हैव डिनर विद द फैमिली। समटाइम्स आई लाइक टू कुक, मैं बच्चों के लिए कभी कुक भी करता हूँ उनके लिए। आई एंजॉय कुकिंग समटाइम्स, सो that's how I spend time. आपने बोला शेर व शायरी आपको बहुत पसंद है फुर्सत के लम्हों में, कोई पसंदीदा शेर आपका? डॉक्टर बशीर बद्र का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले लगोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। तो ये बम्बई शहर पे एकदम सही पहुंच जाता है। ये मेरा फेवरेट शेर है और बहुत रियलिस्टिक है। बहुत रियलिस्टिक शेर है ये। गुफ्तगू के ज़रिए आज आप किन लोगों को याद करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये है कि दूरदर्शन मेरी पहली मोहब्बत। मैंने इस दूरदर्शन से अपना करियर शुरू किया एंड आई ओ अ लॉट टू दूरदर्शन। मैं बहुत ऋणी हूँ दूरदर्शन का कि मुझे दूरदर्शन में पहला चांस मिला, मैंने पहला प्ले किया, मैंने हम लोग किया इससे। और जो इसकी ऑडियंस है, मैं उसका भी आभारी हूँ जो देखती आई है दूरदर्शन और देख रही है आज भी और आप भी देखेगी। तो मैं ऑडियंस से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि गो फॉर गुड सेंसिबल शोज़। आप अच्छे शोज़ देखने की मांग करिए, अच्छे शोज़, आस्क फॉर गुड शोज़। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस और एक्टर? फेवरेट एक्ट्रेस तो मेरी ऑल टाइम मधुबाला रही हैं जी। उसमें एक सिर्फ यही नहीं कि शी वॉज अ परफॉर्मर, एक टोटल लुक, एक उनका एक अपना पॉइज एज एन एक्टर और उनकी शक्ल और उनकी अदाकारी। और फेवरेट एक्टर मेरे रहे हैं दिलीप साहब, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। दैट्स लाइक फ्रॉम द चाइल्डहुड, आई स्टिल लव दिलीप साहब, तो मेरे फेवरेट एक्टर हैं। हालांकि आपकी मस्ट साउंडिंग लिटिल आउटडेटेड, बट दैट्स हाउ आई थिंक दिलीप साहब इज द लेजेंड। ही इज अ लेजेंड अनडाउटेड। और उनके बाद जिसने परफॉर्मेंस इंडियन परफॉर्मेंस की है उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड ही की है, भले वो कोई भी एक्टर हो, कहीं ना कहीं, बिकॉज उन्होंने कितने स्टैंडर्ड सेट किए थे एज एन एक्टर, वो आपको मालूम पड़ता है। और आपकी जो लाइफ जर्नी है अभी तक, जो इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, आपको ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट आपकी लाइफ में रहा हो? कनेक्टेड टू व्हाट? आपके खुद के सफ़र के लिए कि मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, या ये भी एक फेज़ था लाइफ का, कोई ऐसा किस्सा? मेरा वैसे ज़िंदगी इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। कहाँ से शुरू हुआ? मैं देखिए हम लोग से शुरू हुआ, मैंने हम लोग किया, उसके बाद देन आई डिड अजूबे, देन देयर वाज नो वर्क, 2 साल 2.5 साल कुछ काम नहीं था, और फिर
बड़ी कोशिश करने के बाद कुछ नहीं बना, केम बैक टू दिल्ली, देन आई गॉट दिस फिल्म, फर्स्ट डेब्यू फिल्म रामा और रामा। तो इट्स लाइक, और बीच में जो 2-2.5 साल 3 साल रहा, उसमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल पड़ता था हम लोगों को। कई बार ऐसा होता था कि बिना खाए भी सोना पड़ता था, रेंट देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो चीज़ें बेच के रेंट देते थे। तो चीज़ें हैं ये, तो खैर अभी आपको अच्छा एहसास देती है चीज़ें, लेकिन ये मेरे हिस्से का जो मेरा था वो मैंने किया। और आज मैं जब सोचता हूँ तो ऊपर वाले ने मुझे उसका रिवॉर्ड भी दिए। मैंने कंसिस्टेंसी, मैंने कभी गिव अप नहीं मारा लाइफ में, मैं लगा रहा कंसिस्टेंटली, कुछ ना कुछ करता रहा, छोटा बड़ा जो मुझे मिला करता रहा। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ये नहीं करूँगा और ये करूँगा, सब कुछ करता रहा, करते एक मुझे मालूम था कि एक ट्रिगर सिचुएशन आएगी ज़िंदगी में एक बार, जहाँ पे आपको यू विल गेट व्हाट यू वांट। वो दिस शो हैज़ गिवन मी, लोगों को, मैं तो ये मानता हूँ कि लोगों को फिल्मों ने इतना नहीं दिया जितना मुझे इस शो ने दिया। बड़े बड़े एक्टर्स को इतना शो ने, देखिए ना, नेम, फेम एंड मनी एज वेल, करेक्ट, फाइनेंशियली दैट दिस शो हैज सिक्योर्ड ऑल ऑफ अस। जी, ऐसा कोई ऑडियंस से कनेक्ट करता हुआ ऐसा कोई डायलॉग या जिसके लिए आपकी डिमांड रही हो, भाभी जी घर पे हैं का कोई ऐसा पर्टिकुलर डायलॉग जिसकी डिमांड करी हो? एक उनको बड़ा अच्छा लगता है मैं जब सॉरी बोलता हूँ तो एवरीबडी सेज, या कहीं भी ज़्यादा इवेंट में कुछ सॉरी बोल दीजिए, तो मैं तो छोड़, बिकॉज सॉरी के कई वर्जन है उसमें, कहता बेबी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी, आई एम सॉरी। अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग आसिफ जी। आपका ये जो कामयाबी का सफ़र है आसिफ जी, वो वाकई में बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत मोटिवेशनल है। और जितने भी यंगस्टर्स हैं या जितने भी लोग किसी भी फील्ड में हो, बहुत कनेक्ट करेंगे। आपकी ये जो सफ़र रहा है इतने सालों से, और आपने एक अलग मकाम जो अपना बनाया है ज़िंदगी में, आप ऐसे ही बेहतरीन काम करते रहें। आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत दुआएं। आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, हम सबको ऐसी गुदगुदाते, हंसाते, एंटरटेन करते रहें। और आप आज हमारे शो पे आपने शिरकत करी, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दूरदर्शन के ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ कि मुझे झेल लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।